you plugged into an device. The device is ready to pair. The post on 650. नावेद सर कुछ कह रहे हो आप? नावेद सर? हाँ सर, आप सर क्या हाल है? बस बढ़िया है सर। आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया। क्या बोल रहे प्रैक्टिस? सर प्रैक्टिस तो बढ़िया है एकदम। अभी साइटिका का आपने आज लिए तो साइटिका पे हमने काफी बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला हुआ है सर हमारे को साइटिका में। वो तो मुझे पता है, इसलिए तो मैंने खोला आपको। नहीं, थैंक यू वेरी मच। सर एक बात आप हमेशा बोलते रहते कि एक पेशेंट करो तो 10 मिलेंगे, बिल्कुल। लेकिन हमको एक पेशेंट करे हमने तो हमको 2 मिले सर। वेरी गुड। तो वो तो एक अभी तो शुरुआत है सर। जी सर, थैंक यू। तो सर हमने हिप पेन के लिए दिए थे एक लेडी को, जी तो सर एनर्जेसिक ड्रॉप और जीटी में S5C4 आदि डाल के और एक पेन किलर ऑयल दिए थे, तो जी। उससे मिल गया सर, जबरदस्त रिजल्ट। आज आपको क्लियर हो जाएगा। देखो 3 प्रोटोकॉल अलग अलग तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है? जी सर, और उसके अलावा उसकी बेटी का भी हमारे पास केस आया है, वो लेडी का हेयर मतलब व्हाइट हेयर हो रहे हैं उसके और डैंड्रफ काफी है। तो अभी आपने एलोपेशिया में डैंड्रफ के लिए बताए थे ना, तो सर हमने उसमें WE का D1 नहीं था तो D2 दिए, तो चलेंगे क्या सर? बिल्कुल चलेगा, दे सकते हो। जी नीलिमा मैम, नीलिमा मैम जी सर, नमस्ते। नमस्ते। कुछ बोल रहे हो आप? जी सर, सर एक नया फीडबैक दे रही हूँ आपको। जी आज मैंने एक आरए की पेशेंट है, लास्ट 12 ईयर से उसको आरए का पेशेंट वो ट्रीटमेंट ले रही है एलोपैथी का। मेरे पास आज आई थी तो मैंने उनको SY A3 वेनमन का 10 ml IV लगा दिया सर। एंड यू नो व्हाट सर, उसका जो नी बेंड नहीं हो रहा था ना, विद इन 10 to 15 मिनट्स में शी स्टार्टेड वॉकिंग प्रॉपरली और नी भी बेंड और पेन भी बहुत 60 to 70% रिड्यूस। वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई आपको। जादूगर थैंक यू हो सो आप। मच सर। आप नहीं भी जो है ना नहीं, आप पागलपंती ग्रुप में, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज जी बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आए सर। जी, जो खास तौर से आपका कैंसर का पेशेंट का मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सो बहुत मच बहुत सर। बधाई। जी ये बस ऐसे कलेक्ट जी करते सर, जाओ। जी सर उनको जब फर्स्ट टाइम आए थे 6 महीने पहले ना, तब टाटा जी हॉस्पिटल ने उनको कहा था एक ब्रेस्ट रिमूव करनी है उनकी राइट साइड की। जी तो मैंने उनको कहा कि 1 महीने का टाइम लीजिए उनसे और बोलिए कि गाँव जा रहे हैं, फिर बाद में 1 महीने के बाद हम ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने वैसे ही किया और जो हमारा कैंसर का जो भी मैंने प्रोटोकॉल उनके लिए सेट किया था ना, तो दिन में 6-7 बार चलाया सर मैंने। जी। और आफ्टर 1 मंथ वो चेक करने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि अभी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है आपकी। वेरी गुड। हाँ, हैट्स और ऑफ अभी मुझे। 6 महीने। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अभी मेरे पास कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के 3 पेशेंट है और 2 पेशेंट को मैं कर रही हूँ सर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। सर। और हमारे महाराष्ट्र में आपको पता होगा टाटा हॉस्पिटल इज द वेरी वेल नोन फॉर द कैंसर। बिल्कुल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। जी जी सर, जी सर। तो वही के दो दो और पेशेंट है मेरे पास, टोटल 3 पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ सर। वेरी गुड। देखो कॉन्फिडेंस ही मेन चीज होता है। सही लॉजिक और सही रिलेशन, कैसे कहाँ पर क्या आपको समझ में आ गया। कैंसर भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जी बहुत बहुत बधाई जी। आपको। कह रहे थे किसी को मतलब यकीन ही नहीं करते कि वो कह रही थी कि उसको कैंसर हो गया, ये कोई यकीन ही नहीं कर रहा, इतनी अच्छी आप मेडिसिन मुझे दे रहे हो। हाँ वेरी गुड। यही तो चीज है ना मैडम। देखो कॉन्फिडेंट, मैंने कहा था आप मेरे मतलब मेरे ख्वाबों को पूरा कर रहे हो आप। मैंने कहा था जी हमें 1000 डॉक्टरों की जरूरत है। 1000 डॉक्टर जो कैंसर के लेवल पर काम करके कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा डिमांडिंग क्रिएट करेंगे। उस दिन इलेक्ट्रोमेकेट को मान्यता मिलने में देर नहीं लगेगी। ये बहुत सर। बढ़िया। जी सर, ये सब आपकी आशीर्वाद और आपके टीचिंग का कमाल मैडम है काम फिर वही चीज, काम आपका है। खुशी देखो मेरे चेहरे पे। ठीक है। जी जी। और ये सर, मेरा जी सर, और इसके साथ ये साथ मेरा जी सर आप बोल रहे थे कुछ? जी। नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी तरफ से ये रिपोर्ट मिला ना कि रिजल्ट कैंसर का 90% रिकवर हो चुका है। यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है आपकी तरफ से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यही सबसे बड़ा इनाम है। आप देखो यू जी। जब हमारा सेमिनार होता है तो खुशी, मुझे जो सम्मान मिलता है ना, मेरे लिए उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है मैडम। कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये जी जी सर। और जी अली आपको और सर। एक
जी मैडम, मैं बात करता हूँ लास्ट में, हम शुरू करते हैं, लास्ट में बात करता हूँ। अली मैम, हाँ सॉरी अली सर, अली सर आप कुछ कह रहे हो? जी अशोक कुमार शर्मा सर आप कुछ कह रहे हो, नहीं तो मैं शुरू करूँ? नरेंद्र जी का भी ऊपर लेना पड़ेगा, नरेंद्र जी का भी इंटरव्यू लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर आखिरी में बात करेंगे सभी से। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज के लेवल पर अगर आपको काम करना है, आज का प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा आपको। कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे यूटिलाइज किया जाता है, बहुत ईमानदारी से समझना आज का दोस्तों। आज हम जो बात करते हैं वो साइटिका के लेवल पर बात करते हैं, और साइटिका को मैं कई तरह से कवर करता हूँ। हाइपोटेंसिस से कवर करता हूँ, अभी जिसे मैडम ने कहा फटाफट एक इंजेक्शन लगाओ काम हो गया। आप 2 या 3 दिन में साइटिका के पेशेंट को रिकवर कर सकते हो, लेकिन अभी इंजेक्शन इलेक्ट्रोमेपेथ में अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताता। जो लोग ट्रेंड है उन लोगों को बताया, आप लोगों को लास्ट टाइम में बताऊंगा जब तक पूर्ण रूप से आप ट्रेंड नहीं हो जाते। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। आपको अगर करना है तो कर सकते हो आप जल्दीबाजी, मैं बताऊंगा जब आपको पूरा 16 महीना 17 महीने हो जाएगा, उसके बाद आपको सिखाऊंगा। 1100 से 1200 इंजेक्शन है यार, कितने लगाते हो? तुरंत बनाओ तुरंत लगाओ, कोई कंपनी से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप खुद बनाओ। ठीक है, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। मेडिसिन कोई भी कंपनी का और रिजल्ट देगा आपको, ठीक है, याद रखना। चलिए साइटिका की बात करते हैं। साइटिका का जैसे नाम है दोस्तों, साइटिक नर्व, ठीक है, याद रखना आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व वो सबसे लंबी नर्व होती है। इस हिप रीजन से लगाकर, यहां से लगाकर बैक साइड से होती हुई एंकल रीजन तक जाती है दोस्तों, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जब बाइफर्केशन ऑफ स्पाइनल कार्ड के बाद नीचे की तरफ नर्व का होता है, उसमें सबसे बड़ी नर्व साइटिका नर्व होती है दोस्तों। याद रखना, जब इस नर्व में किसी भी प्रकार का इरिटेशन आता है, अब इरिटेशन तो कई प्रकार का आ सकता है, आप वजन डालो उससे आ जाएगा, आपका बल्जिंग हो रहा है, स्टीनोसिस हो रहा है, डिसलोकेशन स्लिप डिस्क हो गया उसके कारण हो जाएगा। अर्थात दोस्तों किसी भी प्रकार से नर्व में इरिटेशन होता है उसके द्वारा साइटिका काज्ड होता है। कोई भी थिंग जो नर्व को इरिटेट कर रही है दोस्तों, जिसके कारण पेन हो रहा है, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ये पेन कम से ज्यादा किसी भी कैरेक्टर में हो रहा है। यदि आप साइटिका को देख लो तो यूजुअली लोअर स्पाइन में नर्व के कंप्रेशन के द्वारा काज होता है। यदि स्पाइनल कॉर्ड में लोअर बैक पेन हो रहा है उसके कारण भी साइटिका हो सकता है दोस्तों। साइटिका उस समय उत्पन्न होता है दोस्तों जब साइटिकल नर्व को किसी तरह से पिंचिंग किया जाता है। यूजुअली अगर आपको हर्निएटेड डिस्क हो, प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइन हो, वर्टिब्रा का प्रोट्रूजन होता है, ठीक है, या बोन का ओवरग्रोथ होता है, यानी कि ऑस्टियोफाइट्स निकल रहे हैं, बोन उस पर होता है, वर्टिब्रा के लेवल पर, वो डेफिनेटली कॉज करता है। बहुत ही कम ये किसी नर्व के लेवल पर एक ट्यूमर के द्वारा कंप्रेस होता है, बहुत कम होता है। लेकिन मान लो कोई लाइपोमा हो गया, बड़ा हो गया, गठान हो गई, हार्ड हो गई, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, कोई बेनाइन ट्यूमर हो गया उसके द्वारा, या कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया उसके द्वारा, यदि कहीं पर प्रेशर क्रिएट होगा उस डिसीज के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा आपको साइटिका पेन। इवन डायबिटीज के लेवल पर ले लो आप, लेटर हाफ में जब डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है उस दौरान साइटिका का पेन कभी कभी बहुत सारे कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सीवियर कंडीशन में होता है। लेकिन जब हम साइटिक नर्व की बात करते हैं, साइटिक नर्व के साथ में पूरे एरिया में रेडिएशन होने वाला पेन साइटिका का पेन कहलाता है दोस्तों। याद रखना, ये लोअर बैक के माध्यम से हिप्स, बटक्स और दोनों लेग्स में दोनों साइड जाती है, इसलिए ये तब उत्पन्न होता है जब किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। याद रखना, ज्यादातर केसेस में जब कोई ऑपरेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, उस कंडीशन में बहुत ही सीवियर साइटिका की कंडीशन डेवलप होती है। जब आपका लेग में वीकनेस आता है, बॉवेल या ब्लैडर चेंजेस के बहुत सारे महत्वपूर्ण लक्षण आते हैं, वो डेफिनेटली सर्जरी का कैंडिडेट होता है। उस कंडीशन में आपको हाथ नहीं लगाना। लेकिन मेरा मानना है यदि हमने 90% कवर नहीं किया तो हमने कुछ नहीं किया दोस्तों। अभी देखिए आप, स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए लिया था कि नावे सर ने मुझे बहुत पहले बहुत अच्छे फीडबैक्स बताए थे कि साइटिका के पेन में मैंने बहुत अच्छे से रिकवरी ली है, ठीक है। यही हमारे ग्रुप के काफी मेंबर्स हैं जिन्होंने इस प्रकार के फीडबैक्स बताए। आज हमने लाइव कैंसर का पेशेंट देखा नीलिमा मैडम का, और नीलिमा मैम के पेशेंट के जो पेशेंट था कैंसर का, उसके चेहरे के हाव भाव मैंने पढ़े और मैंने उनसे बात किया लाइव, तो उन्होंने मुझे जो कहा दोस्तों, मैं हेड्सअप करता हूँ नीलिमा मैम को, और हेड्सअप करता हूँ उस पेशेंट को जिसने हमारी ईएच पे बिलीव किया। आज वो इतना खुश है
आपको बताओ 2 किलो वजन बढ़ गया होगा उसका, ये मान के चलो दिल से सब भाव निकल गया कि मैं क्यूर हो जाऊंगी, ये भाव सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखना आपका मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि यार ये डिसीज क्या है, इसके कारण क्या है ना। हमारे एज में केवल यही कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ते नहीं हो या आप में से कई लोग, दोस्तों अपने आप को अपडेट करते चलो, मेरा ये मानना है। मैं रोजाना अपडेट करता हूं। अभी देखो काफी सीनियर इस नाइट क्लास को ज्वाइन किए और ये सुन के ज्वाइन किए कि इसमें बहुत अपडेट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है उनके पास टाइम नहीं है, वो केवल वीडियो सुनते हैं, है ना। टाइम नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमारे इसमें भी कमतर डॉक्टर नहीं है। आप महाराष्ट्र की टीम को देख लो, सबसे तगड़ी टीम है महाराष्ट्र के वर्क करने वाली, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब साइटिका के रिस्क फैक्टर को शामिल करोगे ना टेबल प्रैक्टिस में, सबसे पहले एज आती है। आपको एज रिलेटेड चेंजेस देखना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 14 साल के व्यक्ति में चेंजेस नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी अगर आउटब्रेक हुई है, आप देख लो दोस्तों, वहां पर जितनी भी वहां पर हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम हो, बोन स्पर की प्रॉब्लम हो, मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं साइटिका के, और ये किसी भी एज में हो सकता है। अगर उसको एज रिलेटेड कोई डिफॉर्मिटीज होती है, हेरिडिटरी डिफॉर्मिटीज होती है, तो डेफिनेटली उसको साइटिका एज के रिलेटेड डेवलप होता है। दोस्तों याद रखना, ओबेसिटी की बात कीजिए, सबसे ज्यादा स्पाइन पर स्ट्रेस इंक्रीज कब होता है, जब ओबेसिटी होती है। दोस्तों एक्सेस बॉडी वेट के द्वारा बॉडी वेट स्पाइनल चेंजेस को कंट्रीब्यूट करता है, आपके स्पाइनल में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और इसीलिए ये डेफिनेटली बैक साइड में ट्रिगर करता है साइटिका को, बहुत सीवियर पेन के रूप में ट्रिगर करता है। आप ऑक्यूपेशन देख लो, जॉब देख लो, आप पेशेंट आता है उससे पूछिए आप क्या जॉब करते हो, जिसमें आप अपने बैक को बहुत ज्यादा ट्विस्ट करते हैं, जिसमें हैवी लोड को कैरी करके आप चलते हैं, लंबे समय तक मोटरसाइकिल को लेकर चलते हैं। आप याद रखना, लंबे समय तक ऐसा काम जो खड़े खड़े आप कर रहे हो और जिसमें आपके बैक पर प्रेशर आ रहा है, मान के चलो लोअर बैक पेन डेवलप हुआ, साइटिका डेवलप हो गया आपको। ठीक है, याद रखना, प्रोलॉन्ग सिटिंग, आप अगर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे हो, मूवमेंट नहीं कर रहे हो, है ना, एक्टिव पीपल की तुलना में लंबे समय तक अगर आप एक ही पोजीशन में सिटिंग करते हो, साइटिका हो जाता है। दोस्तों याद रखना, डायबिटीज इस कंडीशन में बॉडी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हुए नजर आएगा, यानी बॉडी के द्वारा यूज होने वाली जितनी भी ब्लड शुगर होती है ना, याद रख लेना, डायबिटीज में क्यों बोल रहा हूं, बॉडी के द्वारा यूज करने वाली जितनी भी ब्लड शुगर होती है, उसका तरीका प्रभावित हो जाता है, और इसी के कारण नर्व का डैमेज वहां पर होना शुरू हो जाता है। ये रिस्क इंक्रीज करता है साइटिका की। दोस्तों ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, याद रखना इस बात को, डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई कि साइटिका होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारे केसेस में इंडिकेशन के रूप में देखा है, इसलिए आपको गाइड कर रहा हूं। जब सिम्टम देखते हो दोस्तों, जब आप कॉज देखा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि कोई भी चीज से किसी भी तरह से साइटिक नर्व पर प्रेशर हुआ, कंप्रेस हुआ, साइटिका डेवलप हो जाएगा। तब मेन सिम्टम क्या, साइटिका में साइटिक नर्व के रूट पर कहीं पर भी अगर सूथिंग पेन का डेवलपमेंट होगा तो लोअर बैक से बटक तक जाएगा। दोस्तों आपको लेग्स तक, नीचे तक, एंकल जॉइंट तक होते हुए आपको नजर आएगा। दोस्तों नंबनेस इन लेग्स, लेग्स में बहुत ज्यादा नंबनेस नजर आएगा पूरे नर्व के रूट के लेवल पर। आप देखो टिंगलिंग सेंसेशन होता है ना, पिप्स और निडल्स, आपको एक कोई मान लो कोई ने निडल चुबा दी हुई, ठीक है, कोई ने पिन चुबा दी है, इस प्रकार का पेन नजर आता है। ठीक है, आप याद रखिएगा दोस्तों, फीट और टोस तक आपको पेन वहां पर नजर आएगा, और सीवियरिटी में चेंजेस तब होगी जब आप मूवमेंट करोगे, बैठोगे, लेटोगे, उठ के बैठोगे, अचानक आप किसी लेग पर पूरा वजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नजर आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यहाँ पर जब पीछे की तरफ लेग्स में पेन होगा दोस्तों, ये वर्ष तब होगा जब हम बैठेंगे। हिप पेन, बर्निंग पेन, टिंगलिंग पेन, लेग्स में नीचे तक जाता है, वीकनेस आती है, नंबनेस आती है, इसीलिए डिफिकल्टी इन मूविंग नजर आती है, उसको मूवमेंट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। दोस्तों इसीलिए साइटिका हमारी लोअर बॉडी को एक साइड को, जनरली एक साइड को, कभी कभी दोनों साइड को, अगर राइट में हुआ तो राइट, लेफ्ट में हुआ लेफ्ट, साइटिका का पेन आपको नजर आएगा। थाई से बैक साइड से होता हुआ नीचे की तरफ पॉप्युलेटल फोसा से रन करता हुआ एंकल जॉइंट के बैक साइड में आपको ये पूरा का पूरा साइटिका नर्व अफेक्टेड होता हुआ नजर आता है। जब पेन या फुट तक ये फैल जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर इरिटेशन शीघ्र बढ़ती है, यानी अचानक बढ़ती है, और बहुत सीवियर लेवल पर होती है, मॉडरेट लेवल पर होती है। दोस्तों इसी कारण से जब डायग्नोसिस करना है आपको दोस्तों,
तो मसल की रिफ्लेक्सेस और उसकी स्ट्रेंथ को चेक कीजिए। आप टोस या हील के लेवल पर चेक कीजिए, उसकी एक्टिविटी को चेक कीजिए, आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले आप जब भी पेशेंट आए ना, आप उसको हर्निएटेड डिस्क को देखिए, आप कि हर्निएटेड डिस्क तो नहीं है, बोन पर तो नहीं है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इलेक्ट्रोमायोग्राफी का उपयोग कीजिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। स्पाइनल स्टेनोसिस या बल्जिंग के डायग्राम के लिए दोस्तों आप वहां पर डायग्नोसिस करने के लिए आपको यहाँ पर देखना मिलेगा कि यहाँ पर किसी भी लेवल में कोई प्रेशर हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली साइटिका के केस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट आपको कराना नेसेसरी है। लेकिन हम इलेक्ट्रोमेपैथ फिजिशियन है, हम उतना पैसा उसका खर्च कराएंगे उतने में हम ठीक कर देंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपको नजर आता है कि साइटिका है, उसको देखने का तरीका तो सबसे बेटर है, यदि आप राइट साइड को देख रहे हो तो आपको आरी का रोल नजर आता है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल में आरी नहीं लगाना, आरी यहां नहीं लगाना, राइट में यहां पर वाई लगाकर रिलैक्स करना। लेफ्ट में आपको वाई लगाना है, लेकिन वाई नहीं लगाना, आरी लगाना। ये अकॉर्डिंग टू माइनस पॉजिटिव माइनस प्लस के लेवल पर बता रहा हूं, इसीलिए यहां क्लियर इंडिकेशन दिया है राइट में वाई लगाना। ये मेरा राइट साइड है, मुझे यहाँ वाई लगाना है। लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड में मुझे आरी लगाना है। याद रख लेना इस चीज को, बहुत इजीली आप पेशेंट को लेटा दीजिए, D3 से या D4 से पूर्ण रूप से आप कॉटन को गीला कर लीजिए, ओरिजिनल RS बेस्ड मेडिसिन गीला कर लीजिए, और जो पॉइंट नंबर 14 आपको नजर आएगा साइटिका का पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर लगा दीजिए आप, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर लगा दीजिए। आप देखिएगा ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा अगर आपने लगा दिया, पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। आप पांव का मूवमेंट करा लीजिए, जैसे अभी नीलिमा मैम ने इंजेक्शन लगा के बताया, पांव का मूवमेंट हो जाएगा, वही नर्व पर काम करके तुरंत पांव का मूवमेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना। अगर लेफ्ट साइड में होता है, आरी का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों, आरी लगाइएगा, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। जनरली जो जितने भी साइंस की स्टडी किया है मैंने, उस साइंस में लिखा हुआ है कि S5C4A3F1RE सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है दोस्तों D6 में या थर्ड डायल्यूशन में, ठीक है। S5C4A3F1RE D6 में या थर्ड डायल्यूशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। S5F1RE को अल्टरनेट करके C3A3W के साथ में आप D6 में या फिर थर्ड डायल्यूशन में दे सकते हो। जरूरत पड़े तो और नेगेटिव भी जाना पड़ेगा आपको, कभी कभी नेगेटिव भी जाना पड़ता है, जिनको काफी सालों से होता है, बहुत ज्यादा बल्जिंग होता है, बहुत ज्यादा डिजेनरेशन, प्रोट्रूजन ऑफ स्टेनोसिस का लेवल वहां होता है, तब वहां पर आपको नेगेटिव में भी जाना पड़ता है। लेकिन स्पेशल पेनक्योराइल और आल पेनक्योराइल का भी उपयोग करना है। लेकिन मेरा मानना है, जो मेरा प्रोटोकॉल है वो मैं ज्यादातर न्यूट्रिशन के बिहाफ पर देता हूँ, और इस कंडीशन में जनरल टॉनिक D6 में आप S5C4RE डाल के दीजिए, ठीक है। दूसरा आप सीधा S6C6L1Y दीजिए, तीसरा C11N1G दीजिए, ये सब D6 में दे दीजिए, और वहां पर आल पेनक्योराइल या स्पेशल पेनक्योराइल लगाइए, लेकिन ये प्रयोग करके तुरंत रिलैक्स दीजिए, इमीडिएट ऑन टेबल आपके यहाँ क्लिनिक में रिलीफ दीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो इसको कंटिन्यू कीजिए, अन्यथा आप स्पेशल पेनक्योराइल या आल पेनक्योराइल उसको लगाने के लिए दे दीजिए और मना कर दीजिए। 100% में गारंटी लेता हूं, विद इन 2 और 3 मंथ ऑलमोस्ट साइटिका का प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएगा और आपका पेशेंट बिल्कुल करेक्ट ओके हो जाएगा दोस्तों। आप में से कई लोग, अभी जो हमारे नावेद सर बोल रहे थे, इन्होंने भी, इनके जैसे और भी कई डॉक्टर्स हैं जो आज बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस प्रोटोकॉल का उपयोग कर चुके हैं। लेकिन ये ऑथेंटिक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये बहुत ऑथेंटिक प्रोटोकॉल है अगर आपको सिंगल करना है। लेकिन जो लोग जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर को समझ गए, उनके लिए बहुत बेटर बिहाफ तय करता है और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा साइटिका। याद रखिए, जब आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे तो टेबल प्रैक्टिस में 2 मकसद आपका हमेशा होना चाहिए। एक, आवर बॉडी पार्टली कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। ये 2 सिस्टम इंडोक्राइनोलॉजी में समझ में आते हैं आपको। एक CNS में आप जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो पूरी न्यूरोलॉजी समझ में आ जाती है, इंडोक्राइन पढ़ते हो तो पूरा हार्मोनल सिस्टम समझ में आ जाता है। ये दोनों होम्योस्टेसिस को बैलेंस करता है और यही हमारा हेल्दी स्टेट में रहने का एक सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन जब आप DNA की बात करते हो, है ना,
कहते हैं इसका डीएनए खराब है, इसका वो खराब है। आप याद रखना दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखना, जब आप जेनेटिक कैरेक्टर देखोगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर देखोगे, जीनेटिक यानी जीन्स में अगर म्यूटेशन देखोगे तो म्यूटेशन कहाँ होता है, इसी डीएनए के लेवल पर होता है। ठीक है, ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, जो किसी ऑर्गेनिज्म के वंशज यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, मेरे माँ और बाप आधे आधे कैरेक्टर स्पर्म के, ठीक है, स्पर्म और ओवम के यानी हैप्लॉइड नंबर में जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिले, मैं बना। ठीक है, ये मेडिकल सत्य है, ये मेडिकल के द्वारा प्रूवन है। अब मेरे शरीर में कितने गुण आए हैं, वो गुण अगर मेरी मिसेस और मैं मिले तो मेरे बच्चे हुए। मेरे बच्चे में जो गुण आए, मेरी मिसेस और मेरे 23 जो है उनको मिलने से 46 क्रोमोसोम आए। अब मेरे परिवार में क्या डिसीज थी, मेरी मिसेस के परिवार में क्या डिसीज थी, वो अगर डिसीज हेरिडिटरी चली आ रही है तो डेफिनेटली वहां पर क्रॉसिंग होकर अगली जनरेशन में जाएगी, यानी जीन्स के म्यूटेशन के व्याप पर जाएगी। अगर ऐसा है तो आपको जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज को तोड़ना है। अगली पीढ़ी के पहले मैन 1 का 1000 10,000 आप चला दीजिएगा। 6 महीने तक, 6 मंथ तक अगर आपने केवल 10,000 का 3 डोज हर मंथ दिया, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी टूट जाती है। मेरे पास 24-25 ऐसे केसेस जिनमें मैंने प्रैक्टिकल किया था और वो सारे के सारे आज हेड्स अप करते हैं, उनकी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज ठीक हो चुकी है दोस्तों, डायबिटीज के लेवल पर। ठीक है, वहां पर इनफर्टिलिटी के लेवल पर 2 लोग, ठीक है, और उनको एक को पर्टिकुलर कैंसर का लेवल था, उनको भी मैंने ठीक किया है दोस्तों। एक मिस्टीनिया ग्रेविस वाला था, उनको भी मैंने ठीक किया, उनकी अगली पीढ़ी में अभी तक नहीं आई है दोस्तों। अन्यथा उनके पिताजी को, एक एलोपेशिया वाले को ठीक किया, जिनको हेरिडिटरी है। आज भी वो बच्चा 52 साल का है, मेरे से 3 साल बड़ा है, ठीक है, हमारे पड़ोस में, लेकिन उसके बाल नहीं गए, बाकी सबके परिवार में चले गए दोस्तों। ये हेरिडिटी तोड़ने का कारण होता है। याद रखना दोस्तों, जब आप डीएनए की बात करोगे तो ये हेरिडिटी कैरेक्टर का केमिकल बेसिस का निर्माण करता है। इतना बताने का मकसद, अपने पर लेने का मकसद ये कि आपको पता लग जाए कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। ये स्पेशली याद रखना है, हेरिडिटी कैरेक्टर के केमिकल बेसिस का निर्माण करता है। ये राइबोसोम्स में प्रोटीन के सिंथेसिस के इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम में जितना भी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा उसकी इंस्ट्रक्शन को ये कंटेन करता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, जीन एक डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट है। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसका एक पार्ट भर है केवल जीन। ठीक है, इस डीएनए मॉलिक्यूल का एक पार्ट जीन होता है। अगर आपको ये चीज पता है ना दोस्तों, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम्स में उपस्थित रहता है दोस्तों। ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स क्रोमोसोम में उपस्थित रहता है और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, मैंने बताया था। इसलिए ये प्रूफ होता है कि वेनेरियो ग्रुप का जो मेडिसिन है वेन-1 जो है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया एज यूजुअल सेल के डीएनए पे वर्क करता है। याद रख लेना इस बात को। और इसीलिए डीएनए जो न्यूक्लियस में उपस्थित रहता है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, वही आरएनए के फॉर्मेशन में मदद करता है। यानी ये जो डीएनए है, ये डीएनए का प्रोटीन मिलकर आरएनए के सिंथेसिस में मदद करता है। यही डीएनए आरएनए के माध्यम से सारे इंस्ट्रक्शन को पूरे साइटोप्लाज्म में, सेल में भेजने का काम करता है। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, राइबोसोम्स के द्वारा, याद रखना, आरएनए राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी स्टेट में स्ट्रेंथ के लेवल पर मेंटेन करने में मदद करता है। इसलिए याद रखना, डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, उसे नॉन क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। याद रख लेना, केवल बेसिक डिफरेंस है, डीएनए में जो पर्टिकुलर आपको नजर आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए मौजूद होता है वो पर्टिकुलरली नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होता है। यानी यहाँ तो क्रोमोसोम है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस में तो क्रोमोसोम है, इसलिए वो क्रोमोसोमल डीएनए, ये डीएनए नॉन क्रोमोसोमल है। याद रख लेना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोमल है, इसीलिए जेनेटिक्स से लेना देना। माइंड कीजिएगा इस बात को दोस्तों। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रक्चर देखते हो डीएनए का, हर व्यक्ति का डीएनए का स्ट्रक्चर अलग होता है। इसीलिए अगर कहीं पर कोई मिसलीडिंग होता है, मान लो कि कोई गलत हो गया, तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। या कभी कोई मर गया
और वहां पर चेक किया जाता है कि यार ये डेड बॉडी सड़ी हुई है या हड्डी केवल स्केलेटल मिला है, उस स्केलेटल का डीएनए को आपके पर्टिकुलर लगा कि भाई ये इसके कपड़े मैच कर रहे हैं, हाँ हो सकता है ये इसका है, तो उसके परिवार का किसी का मेंबर का जिसका वो भाई माँ बाप उनका जो ब्लड लेकर इसके डीएनए को उसको डीएनए के साथ मैच किया जाता है। अगर वो मैच हो जाता है तो उनको सुपुर्द कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये डीएनए मैच कर रहा है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों, एक फैमिली का डीएनए एक लेवल पर होता है, इसलिए डीएनए मॉलिक्यूल्स के माध्यम से डायरेक्ट डायग्नोस कर सकते हैं कि इसका रिलेशन इससे हो सकता है। दोस्तों याद रखना, इसलिए स्ट्रक्चर डीएनए का आपको देखने की जरूरत है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड है ना, एक डबल स्ट्रैंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो आप, ये देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसलिए डबल स्ट्रैंड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस फॉस्फोरिक एसिड 4 प्रकार के बेसिस के द्वारा बना होता है। ठीक है, याद रखना, इसमें 4 प्रकार के बेसिस के द्वारा बना होता है। और डीएनए मॉलिक्यूल्स में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो कि एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती है दोस्तों, और इसीलिए आप ये कंडीशन देख रहे हो, डबल हेलिक्स बनाती है। ठीक है, याद रखना, डबल हेलिक्स बनाती है जिसमें 2 शुगर चेन डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और फॉस्फेट के द्वारा बनती है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सब्सटेंसेस दोस्तों वहां पर डीएनए मॉलिक्यूल्स के बैकबोन का निर्माण करते हैं। ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये इसका बैकबोन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ये विशेष तौर से याद रखना है कि डीएनए के दोनों चेन एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिक बेसिस के द्वारा कनेक्ट रहती है। इन दोनों में जो कनेक्शन होता है ये ऑर्गेनिक बेसिस के द्वारा कनेक्शन होता है। ये यहां से निकाला और इसको तोड़कर बाहर निकाल दिया, पूरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके ये खोल के रख दिया आपके सामने। अब क्या आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो चेन्स नजर आ रही है ऑर्गेनिक बेसिस के द्वारा कनेक्शन की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स की प्रत्येक चेन में कई न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना, यहाँ कई न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण अगर आप देखते हो तो डीऑक्सी शुगर से होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बेसिस, ये सब के सब कोऑर्डिनेटेड होकर दोस्तों ये दिख रहा है आपको। ठीक है, सब अलग अलग हैं लेकिन सब कोऑर्डिनेटेड होकर दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा एक डबल हेलिक्स के बॉन्ड का निर्माण करते हुए, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हुए दिखाते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमने कहा 2 चेन होती है, एक चेन में प्यूरिन होता है, दूसरे में पिरामिडिन होता है। आपको याद हो, अभी हमने यूरिक एसिड गाउट पढ़ा था और आपको कहा था प्यूरिन ब्रेक होके मोनोसोडियम यूरेट बनाता है और वो डिपॉजिट होता है तो यूरिक एसिड का डेवलपमेंट होता है। याद है ना आपको, कहां से आ रहा है? हमने कहा था डीएनए के ब्रेकडाउन के परिणाम स्वरूप होता है। कहां से आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्यूरिन्स होते हैं और प्यूरिन्स यहाँ पर 2 होते हैं, एक होता है एडेनाइन, एक होता है गुएनाइन। ठीक है, ये एडेनाइन, ये गुएनाइन। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर प्यूरिन्स 2 होते हैं, एक होता है एडेनाइन जिसको कैपिटल ए कहा जाता है, एक होता है गुएनाइन। ठीक है, याद रखना दोस्तों। दूसरी बात, पिरामिडिन्स होते हैं। अब पिरामिडिन्स भी 2 होते हैं, एक होता है थाइमिन, एक होता है सिस्टोसिन, टीसी। ठीक है, थाइमिन और सिस्टोसिन, तो प्यूरिन्स और पिरामिडिन दोनों एडेनाइन गुएनाइन, और पिरामिडिन्स में थाइसिन और यहाँ पर साइटोसिन, इस प्रकार से 4 बनते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब आप डीएनए के स्ट्रेन पे जाओगे, ठीक है, यही डीएनए के स्ट्रेन डायग्नोस होती है दोस्तों। इस डीएनए के स्ट्रेन से इस प्रकार का अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलता है कि बेसिस के स्पेसिफिक पेयर्स के द्वारा दोनों बाउंड करते हैं। यानी यहां पर जब ये देखोगे, ये स्पेसिफिक पेयर होते हैं और इन स्पेसिफिक पेयर के द्वारा ये दोनों हेलिक्स एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं। एक स्ट्रेन में एडेनाइन अपोजिट स्ट्रेन के थाइमिन के साथ सुपरफिशियली बाइंड होता है। याद रखिएगा, एक अलग दूसरा अलग। ठीक है, तो एक स्ट्रेन में एडेनाइन होगा और जो अपोजिट स्ट्रेन होगा थाइमिन के साथ में वहां पर बाइंड होता है। एडेनाइन एंड थाइमिन दिख रहा है, एडेनाइन एंड थाइमिन अपोजिट स्ट्रेन के साथ में वहां पर कंपोज होता है। अगर आपको ये स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा ना दोस्तों, तो आपको इसी के समान
एक स्टेन में सिस्टिसिन यानी सिस्टोसाइन आपको नजर आ रहा है और दूसरे स्टेन के साथ गुआनाइन आपको यहाँ पर बाउंड होता हुआ नजर आता है दोस्तों। ये दिख रहा है, ये सिस्टोसाइन, ये गुआनाइन, यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन। ठीक है, इसीलिए याद रखना दोस्तों, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में टच हो रहे हैं, लेकिन डीएनए क्रोमोसोम के कंपोनेंट को बनाते हैं दोस्तों। और इसीलिए डीएनए कंपोनेंट को बनाते हैं तो इनकी स्पेसिफिसिटी होती है दोस्तों, अर्थात इनकी स्पेसिफिसिटी ये होती है दोस्तों कि ये दोनों स्ट्रेन, दोनों डबल हेलिक्स आपस में मिलकर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इतना आपको पता लगाना जरूरी है कि ये डबल हेलिक्स होता है तो यही क्या इंपॉर्टेंट रखता है, ये डबल हेलिक्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है ये डीएनए में इनकोडेड रहती है दोस्तों। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीनोम, याद रख लेना इस बात को, इसको हम बोलते हैं जीनोम। जो हेरिडिटरी डीएनए में जीन्स होते हैं इनको जीनोम कहते हैं, और प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल्स डिस्क्रीट यूनिट में डिवाइडेड रहता है, उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को जो लेकर जा रहा है डीएनए में इनकोडेड रह रहा है, इसको हम जीनोम कहते हैं। लेकिन इस जीनोम के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स अलग अलग, ये जो दिख रहा है ना, डिस्क्रीट कैटेगरी में होता है, यूनिट्स के रूप में होता है, अलग अलग यूनिट बहुत सारी। ठीक है, इसलिए आप देखना क्रोमोसोम के अंदर जीन्स, और ऐसे कई जीन्स में म्यूटेशन अलग अलग होता है, उन जीन के अलग अलग जीन्स के म्यूटेशन के कारण अलग अलग डिजीज होती है। सबसे बड़ा उदाहरण डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आपके सामने आप लोगों में से कई पेशेंट्स वहां पर ऑब्जर्व कर चुके हैं, कई डॉक्टर्स आपके। ठीक है, तो याद रखना ये यूनिट में डिवाइड रहता है, इसको हम जीन्स कहते हैं, यानी इसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं। अब अगर आपको जीन के बारे में पता नहीं है और आप हेरिडिटरी डिसीज को ट्रीट कर रहे हो, मुझे बता देना इस चैप्टर के बाद आप में से कौन है जो ये नहीं बोलेगा कि मैं अब जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी को चैलेंज कर सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं कि जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी को दूर करूं। ठीक है, हम बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं दोस्तों। अभी भी हम लोगों को कुछ शंका है, वो शंकाएं दूर हो जाएगी तो हम भी आपको डंके के चोट पर बोल देंगे कि हम 100% इस जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज को दूर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो हमें भी क्लियर नहीं है, धीरे धीरे कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे हमको रिसर्च मिलती जाएगी आप लोगों को बताते चले जाएंगे। दोस्तों, वही रिसर्च मैं आपको बता रहा हूं कि दिन भर में आज मुझे 27 फीडबैक मिले, 27, और इसमें से एक फीडबैक जो सबसे जबरदस्त आया है, मैं आपको समर्पित करता हूं उस आदमी, उस डॉक्टर से, डॉक्टर अनिल पाटिल सर, महाराष्ट्र। मैंने कहा ना, महाराष्ट्र की टीम आज जबरदस्त डंका बजाया, महाराष्ट्र की टीम ने। इन डॉक्टर्स को मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा, क्या गजब का प्रोटोकॉल बनाया है, और प्रैक्टिकल बेस्ट आपको दे रहा हूं दोस्तों, मैं उनका प्रूवन किया हुआ दे रहा हूं। ठीक है, दूसरे किसी भी साइंस में, दूसरे किसी भी ग्रुप में इस प्रकार का काम नहीं किया जाता जो उन्होंने किया। आप तैयार हैं सुनने के? हाई ब्लड प्रेशर को 15 मिनट में विदाउट एनी ओरल मेडिसिन डाउन करने की शर्त लगाने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हुआ है ना? मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर ने मुझसे बात किया था, मैंने कहा था कॉन्स्टिपेशन का लेवल आज के समय में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का लेवल आज के समय में सबसे बड़ा कारण होता है हाइपरटेंशन का। उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव कर डाला हाइपरटेंशन के लेवल पर। उन्होंने एब्डोमेन पर एस्टेन और स्लास को T4 में अप्लाई करा दिया, एस्टेन स्लास को पूरे एब्डोमेन पर अप्लाई करा दिया, पहला प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल A1, S1, VER1 तीनों की 2-2 ड्रॉप और Y की 5 ड्रॉप सीधे अम्बिलिकल कॉर्ड में डाल दी। ठीक है, याद रखना, S1, F1, VER1 2-2 ड्रॉप और Y की 5 ड्रॉप अम्बिलिकल कॉर्ड में डाल दी। ठीक है, और तीसरा प्रोटोकॉल S1, A1, F1, Y 200 को स्मेल करा दिया, ओनली 5 ड्रॉप। कांटे के जैसे 15 मिनट बाद पेशेंट बोलता है चेक करो सर, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब चेक किया गया, जिनका बीपी 200 से ऊपर था, विद इन 15 मिनट 130 से नीचे आ गया, 135 के लेवल पर आ गया, 135 के आसपास, उससे नीचे।
विदाउट एनी ओरल मेडिसिन। इसको आप क्या बोलोगे दोस्तों? हैट्स ऑफ है सर अनिल सर, बहुत बढ़िया। ये रिसर्च होती है कि हम पागलपंती नहीं करेंगे तो हमारे पास जो साइंस छुपा हुआ है ये कभी बाहर नहीं निकलेगा, कभी नहीं। और ये वो साइंस है जो कहता है कि डंके की चोट पर अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हाइपर टेंशन के लेवल पर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 250-300 है, आप एडमिट होते होते पेशेंट मर जाएगा हॉस्पिटल जाते जाते, है ना। आप अगर 15 मिनट में उसको सर्वाइव कर सकते हो तो ये सबसे बेटर आइडिया है। आप इस प्रकार से करके देखिएगा, हॉस्पिटल जाते जाते पेशेंट वापस आ जाएगा, बोले चल घर हो गया मैं नॉर्मल। उसके बाद वो आपसे कंटिन्यू करेगा, आप कंटिन्यू कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं यही प्रोटोकॉल सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। आप करके देखिएगा, इसलिए मैंने हेडसअप का अनिल सर आपको, ठीक है। आप करिए ये चीज, आप सभी को मैं दे रहा हूं ये चीजें। मैं कभी किसी चीज को छुपाता नहीं हूँ, डायरेक्ट ओपन करता हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया दोस्तों। उम्मीद करूंगा फीडबैक आपकी तरफ से भी मिलेगा, ठीक है। जीन्स की बात करते हैं दोस्तों। याद रखना, जीन सेल की बेसिक हेरिडिटी यूनिट होती है। जो सेल है उसकी बेसिक यूनिट होती है, हेरिडिटी यूनिट होती है दोस्तों जीन। इसलिए याद रखना, ये डीएनए मॉलिक्यूल का पोर्शन होता है। हमने देखा जो भी मैसेज है, जो भी है कोड, वो कंटेन करता है दोस्तों। यानी अमीनो एसिड से स्पेसिफिक प्रोटीन के सिंथेसिस करवाने का काम करता है, विशेष प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने का काम करता है। ये एक प्रकार से बुक के समान होता है दोस्तों, ठीक है। और बुक के समान होने के कारण जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उस बुक में प्रेजेंट रहती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, डीएनए के जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें 3 सक्सेसिव, ठीक है, 3 सक्सेसिव बेस पेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 सक्सेसिव बेस पेयर होते हैं जो आपस में ट्रिपलेट यानी एक कोडॉन कहलाता है। एक प्रकार से कोडॉन क्रिएट करता है, ट्रिपलेट या एक कोडॉन कहलाता है दोस्तों। और प्रत्येक कोडॉन कोड्स या फिर कोडवर्ड का निर्माण करते हैं। याद रखने का दोस्तों, प्रत्येक कोडॉन या कोड्स, जो भी कोड आप बना रहे हो दोस्तों, ये कोडवर्ड का निर्माण करते हैं। इंफॉर्मेशन, कोडवर्ड मतलब इंफॉर्मेशन, यानी एक अमीनो एसिड के लिए एक इंफॉर्मेशन, दूसरे अमीनो एसिड के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन। इसीलिए यहाँ पर 20 अमीनो एसिड होते हैं दोस्तों। याद रख लेना इस बात को, यहाँ पर 20 अमीनो एसिड होते हैं और इनके सबके सेपरेट कोड होते हैं। याद रख लेना जीन, इसलिए मैंने बताया कौन सी जीन में प्रॉब्लम। अब यहाँ पर अमीनो एसिड 20 होते हैं तो उनके लिए भी सबके सेपरेट कोड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रिपलेट CCA, ये ग्लाइसिन का कोड होता है दोस्तों। GGC, ये प्रोलीन का आपका कोड होता है दोस्तों। इसीलिए प्रत्येक जीन एक कोडवर्ड का निर्माण करता है। ये राइबोसोम में पर्टिकुलरली प्रोटीन सिंथेसिस कराता है और एक अमीनो एसिड से आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर सारी प्रक्रियाएं कराने के लिए ये अमीनो एसिड निर्धारित होता है। और इसीलिए कहते हैं ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पूरे डीएनए मॉलिक्यूल्स के माध्यम से न्यूक्लियस के जरिए सारा प्रोटीन सिंथेसिस और सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जितने भी काम होते हैं इन्हीं के माध्यम से, दिए गए कोड वर्ड के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से जनरेट होता है। याद रख लीजिएगा इस बात को। अगर ऐसा है, ये मैंने क्लियर कर दिया कि जीन क्या काम करता है। यदि ऐसा है तो बताओ मुझे जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे डेवलप होता है ना। यही कोड वर्ड में कहीं मिस्टेक हो रहा है ना। जब जेनेटिक डिसऑर्डर की बात की जाएगी तो एक डिसीज है या एक ऐसी कंडीशन है जो इन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज या डिफेक्टिव जीन के द्वारा, फिर जीन के एब्सेंस के द्वारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। यानी आप डेवलपमेंट स्टेज में गए और पर्टिकुलर इन 20 अमीनो एसिड्स के माध्यम से जितने भी जीन्स है, उन जीन्स में से या तो कोई जीन्स है ही नहीं, एब्सेंस है जीन, या डेवलपमेंट में वो जीन की एब्नॉर्मलिटीज हो गई, उस जीन में म्यूटेशन हो गया, जीन में चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल कोड वर्ड में कोई अजीब सा वेरिएशन हो गया। भाई डेवलपमेंट सब कुछ हो सकता है। इसीलिए याद रखना, जीन्स के डिस्टर्बेंसेस के कारण, जीन के एब्सेंस के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होता है। इसलिए आपको याद रखना है कॉजेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। इस जीन्स का या तो एब्सेंस होना या पर्टिकुलर उन क्रोमोसोम के लेवल पर कोई भी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो जाना, ये दोनों कारण होते हैं जिसमें हेरिडिटी डिसीज होती है। इसलिए जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर के कॉज पे जाओगे, जेनेटिक डिसऑर्डर 2 कारणों से होता है। याद रख लेना,
यही दो कारण आपको पूरे कैंसर से लगाकर जितने भी हेरिडिटी डिसीज है सबके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, और इसके बाहर कुछ नहीं। ठीक है, याद रखना आप, जब जेनेटिक वेरिएशन होता है, अब जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है? ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है जो नॉर्मल जीन जो डेवलप हो रहा है उस नॉर्मल जीन से अलग प्रकार के जीन की उपस्थिति हो जाए। ठीक है, यानी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, एक अलग प्रकार का जीन, भाई नॉर्मल माँ बाप से जो कैरेक्टर आए उस जीन के समान वो डेवलप कर रहा और अचानक उसमें कुछ ऐसा स्टिमुलेशन हो गया, वो एकदम उस जेनेटिक डेवलपमेंट से अलग चला गया और वो एक अलग प्रकार के जीन की उपस्थिति वहां पर दे रहा है, तो ये एक जेनेटिक वेरिएशन होता है और इसी के कारण एक नई स्पीशीज पैदा होती है। आपने क्रश 2 देखा है ना? क्रश 2 देखा है आपने? वहां पर आपने देखा है कि कैसे वो जीवान वाला ने क्या, ठीक है, ये जेनेटिक वेरिएशन का कैरेक्टर है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जेनेटिक म्यूटेशन होना, अब बार बार आता है भाई कि जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, इसको कैंसर हो गया। ठीक है, साधारणतः म्यूटेशन का मतलब क्या है? जीन की क्वालिटी, उसका फॉर्म, नेचर में चेंज या अल्ट्रेशन आना। ठीक है, जीन की क्वालिटी में बदल गया, कहीं बिगड़ गई, कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, उसके रूप में परिवर्तित हो गया, उसके नेचर में, उसकी प्रकृति में परिवर्तित हो गया, ये चेंज या अल्ट्रेशन आना वहां पर जेनेटिक म्यूटेशन कहलाता है। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी जीन के अंदर डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो जाना। ये जो कंडीशन नजर आ रही है ना, यहां पर उल्टा सीधा कर दो आप, जहां एस है वहां पी, जहां पी है वहां एस कर दो, यहाँ जी है यहाँ ए कर दो, यहाँ ए है यहाँ जी कर दो। ठीक है, ये जो म्यूटेशन होता है किसी भी जीन के अंदर डीएनए सीक्वेंस में चेंज होना होता है, जो जिस सीक्वेंस से बना होता है ना, इस सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में डीएनए सीक्वेंस में चेंज हो जाता है दोस्तों। इसी के परिणाम स्वरूप एक न्यू कैरेक्टर या क्रिएशन का निर्माण होता है, एक नया कैरेक्टर का आप निर्माण कर रहे होते हो दोस्तों, यही जेनेटिक म्यूटेशन कहलाता है। और यही जेनेटिक म्यूटेशन आजकल के एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, आजकल के वायरल फैक्टर के कारण, आजकल के पेस्टिसाइड के कारण, आजकल के जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी कारण जिसके कारण कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज आपके बॉडी में डेवलप हो रही है, वो सब निर्धारण कैंसर। देखो अभी जो रिसर्च आ रही है वो रिसर्चर्स ये कह रहे हैं ये ट्यूबरकुलोसिस का एक बिगड़ा रूप हो सकता है, यानी इस पे बात चल रही है कि ट्यूबरकुलोसिस का ये बिगड़ा रूप कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए पीटू का रोल देखो कितना जबरदस्त हो जाता है, हमें तो पता है पीटू का रोल कितना जबरदस्त है। इसीलिए आपको यहाँ पर जब जेनेटिक डिसऑर्डर की बात होना है तो जेनेटिक डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन करते आना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ चल लेकर आ। जेनेटिक डिसऑर्डर 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है दोस्तों मॉडर्न साइंस के द्वारा, और अगर आपने पकड़ना सीख लिया आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके पास S5A3-Ven1 सबसे बेस्ट रेमेडी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर को सबसाइड करने में सहायता कर रही है। मैं अभी कह रहा हूं 80 से 90% तक सक्सेस रेट आपको मिल जाएगा, 10% में आपका लक मेरा लक। हमारी थीसिस का जो काम चल रहा है, हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कभी न कभी, आज नहीं तो कल, साल भर नहीं तो 5 साल बाद हमारे कई दोस्त ऐसे बन जाएंगे जो अपने बल पर बोलेंगे कि हाँ साहब जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हम ठीक कर सकते हैं। सिंगल जीन डिसऑर्डर, ठीक है, एक ही जीन है उसी जीन में गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो सिंगल जीन डिसऑर्डर, मल्टीपल जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, यानी मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे जीन है, वो बहुत सारे जीन अफेक्टेड हो गए, मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर। या फिर सीधा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, क्रोमोसोम में डिसऑर्डर डेवलप हो गया, तो क्रोमोसोम में तो जीन होता है, अगर क्रोमोसोम ही खराब है तो जीन तो खराब हो गई। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस का डीएनए बिल्कुल ओके, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वहां पर डिसऑर्डर के लेवल पर आ गया। इसलिए मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर एक इलेक्ट्रोमोपैथिक डॉक्टर को एक एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस से टेली किया जाए ना, हम इसी में पीछे थे। अन्यथा हमारी मेडिसिन में वो है जो हमारे सीनियर भी नहीं बता पाए और बताना भी नहीं चाहते हो। आप और मिलकर निकालेंगे हम लोग बाहर, और वही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल जीन डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। अब आप ऐसा तो है ही नहीं कि आप पकड़ नहीं पाओगे,
आप सभी के सभी कहीं से भी किसी भी लेवल पर पकड़ जाओगे, यदि आपको ये पता चल गया कि सिंगल जीन डिसऑर्डर है, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर है, कैसे पकड़ोगे भाई? ठीक है, मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको बताना चाह रहा हूं। जब आप किसी डिसीज को पढ़ोगे ना, मैं तो पढ़ाता ही खुल के, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और इसी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लेवल पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब सिंगल जेनेटिक डिसऑर्डर नजर आएगा तो याद रखना दोस्तों, जितने भी मेंडेलियन लोग होते हैं, याद रखना, जितने भी मेंडेलियन लोग होते हैं, जितने भी मोनोजेनिक डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सिंगल जीन में वेरिएशन हो रहा है या म्यूटेशन हो रहा है, या तो सिंगल जीन में कोई वेरिएशन हो गया, एक अलग वेरिएंट बन गया, जैसे अभी आप देख रहे हो कोरोना के कितने वेरिएंट आ गए, है ना। इसी प्रकार से जेनेटिक वेरिएशन हो गया या उसमें कोई चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया। एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है, एक आदमी है, उसको एनीमिया हो रहा। अब एनीमिया तो कई प्रकार का होता है, पर्निशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्ट एनीमिया, ठीक है, वहां पर जो आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन अगर मैं सिकल सेल एनीमिया बोलूं तो, मैं हंटिंगटन कोरिया की डिसीज, भाई कोरिया तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, हंटिंगटन कोरिया बोलूं तो या हंटिंगटन डिसीज बोलूं तो, ठीक है, ये सिकल सेल एनीमिया और ये जो हंटिंगटन एनीमिया होता है, सिंगल जेनेटिक डिसऑर्डर है, सिंगल जीन का डिसऑर्डर है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट कर रहे हो, आप में से यदि कोई S5A3-Ven1 नेगेटिव में यूज नहीं कर रहा, वो कभी क्योर नहीं कर पाएगा। आप क्योर करके बता देना सिकल सेल एनीमिया। जब तक ट्रीटमेंट करोगे, जब तक इंप्रूवमेंट, जैसे किया वैसे आ गया, जब तक करोगे ट्रीटमेंट, जब तक आ गया फिर वैसे ही आ गया, ठीक है। कब तक करोगे भाई, है ना, एक समय वो पेशेंट छोड़ के चला जाएगा आपको। इसलिए याद रखना, यही सीख जाना इसी लेवल पर आज ही, कि सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन का कोई भी केस आएगा, मुझे सबसे पहले जीन्स को, वेरिएंट को नॉर्मल करना, उसके बाद मुझे वहां पर जो एनीमिया डेवलप हो रहा है उसको मैं करेक्ट कर लूंगा, आप आसानी से करेक्ट कर जाओगे। तो आज से समझ के जाना कि सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है वो सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन, ऐसे कई है, मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं वो चीज बता रहा हूं जो आपको याद रहेगी, बाद में फिर क्या होता है, मैं बहुत सारे बता दूंगा तो आपको याद ही नहीं रहेगी। मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी मल्टीफैक्टोरियल का समझ में आ रहा है, बहुत सारे जितने भी डिसऑर्डर होते हैं ना, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर कहलाता है, बहुत सारे, ठीक है। मल्टीपल जीन्स के म्यूटेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के द्वारा कास्ट होता है, यानी यहां पर बहुत सारे जीन्स मल्टीपल फैक्टर के द्वारा अफेक्ट हो गया, तो उसमें वेरिएशन हो गया या म्यूटेशन हो गया। लेकिन इसके साथ में एटमॉस्फेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन के द्वारा कास्ट हो रहा है। भाई आज आप देख रहे हो मिलावट बड़े जोरों पे आ रही है ना, आप देखो पेस्टिसाइड बड़े जोरों पे उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भैंसों को लगा लगा के दूध निकाल के आपको पिलाया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है ना, आपको मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर की तरफ धकेला जा रहा है ना। और यही कारण है दोस्तों, जब आप टेबल प्रैक्टिस में इन छोटी छोटी बातों का महत्व समझते हैं, तब आप निकाल के लाते हैं कि हाँ यार ये तो गजब का। आपको पता है आजकल चलते चलते लोग मर रहे हैं, है ना, और यंग ब्रिगेड सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जानते हो क्यों दोस्तों? ठीक है, आज ज्यादातर लोगों को अर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, हमने इसीलिए पहले उसको निपटा लिया अर्थराइटिस को, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आज के समय में आर्टरी का ब्लॉकेज यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज कितनी डेवलप हो रही है? आपके पुराने समय का इतिहास उठा के देख लो, कभी किसी को इतनी डिजीज होते हुए नहीं देखी थी आपने। आज यही मल्टीफैक्टोरियल जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं आपको दोस्तों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहे हैं, यही सबसे ज्यादा कोरोनरी हार्ट डिसीज, आप अल्जीमर डिसीज देख लो, भुलक्कड़पन, है ना, आज देख लो आज अल्जीमर डिसीज कितने लोगों को रही है। अभी तो मेरे पास एक 42 साल का है, उसकी मेमोरी पूरी लॉस हो गई, घर में पहचान, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं, अचानक मेमोरी लॉस हो गई। मैंने मेमोरी वाला फार्मूला दिया, अच्छा हेड ऑयल मसाज कराया, S1C1A1F1 पहले सेकंड में दिया और अभी सिंथेसिस सेकंड और W दिया। आप बिलीव करोगे 15 दिन में रिस्पॉन्स आ गया, 50% मेमोरी रिवाइज हो गई वापस उसकी, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपको समझने का कि आप क्या बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन साथ में S5A3-Ven1 मैंने उसको आते के साथ ऑन टर्म दे दिया था और 3 डोज दिए थे कि ये लेकर जाओ आप 10,000 के, ठीक है, और 3 डोज उसको खिला दिया था।
और बाद में जब आया बोले नहीं मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अल्जीमर डिसीज, आर्थराइटिस और डायबिटीज, ये मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। अब मुझे बताओ, आप ठीक कर सकते हो? जब आप कह रहे हो कि डायबिटिक यहां से शुरू हो रहा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आप कह रहे हो मैं ठीक कर सकता हूं। रोमेटिक अर्थराइटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक कर सकते हो? बिल्कुल ठीक कर सकते हो, लेकिन हेल्प किसकी लोगे, है ना। जेनेटिक लेवल को क्योर करना है, प्यूरिफाई करना कैसे करोगे, आना चाहिए आपको। पता तो हो, आज हमने पता लगा लिया, आज हमको क्योर करना आ गया। कल से जितने भी केसेस आए ये चीज को अपने माइंड में रखना और निकाल के टेबल प्रैक्टिस में यूज करना। और मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, आप ऐसे डॉक्टर बनोगे अपने एरिया के कि जो लोग याद करेंगे आपको कि नहीं यार वहीं चल। अभी जैसे नावेद सर ने कहा, एक पेशेंट ठीक किया 2 मिल गए, ठीक है, ये प्रूफ है। मेरा कहना है एक पेशेंट ठीक करोगे 10 मिलेंगे और डंके के चोट पे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तीसरी बात, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आप बात करते हो क्रोमोसोम की दोस्तों, ठीक है। आपको ये सब उदाहरण बता रहा हूं इसलिए ताकि आपका मोटिवेशन हो और आपका जो स्ट्रेंथ है प्रैक्टिस का बढ़ता चला जाए, ठीक है। याद रखना, जब आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हो दोस्तों, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक प्रकार का जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जो क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी के द्वारा कॉज होता है। यानी यहाँ पर डायरेक्ट क्रोमोसोम में ही एबनॉर्मलिटी होगी, जीन्स तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का चेंज होना, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी या क्रोमोसोम की संख्या में ही चेंज हो जाना, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी। भाई आप कहते हो ना 22 पेयर ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, मेल या फीमेल को दर्शाता है, ठीक है। इस 22 में से या सेक्स क्रोमोसोम में से किस पेयर में वहां पर कमी आ रही है, या तो गायब हो गया या एक हो गया, ठीक है। याद रखना, क्रोमोसोम की संख्या में चेंज हो जाना, न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है दोस्तों। और इसे ही क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर आजकल बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, जो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी के रूप में इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिएगा, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी के जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके लिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। इसलिए आपको याद रखना है, इसके कारण प्राय जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो रहे हैं जो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी के रूप में आपके सामने आ रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के द्वारा जितनी भी न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज डेवलप होती है उसका सीधा संबंध क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से होता है। इसलिए आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 2 प्रकार में डिवाइड करना है, एक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज के रूप में, यानी अल्टरेशन हो गया, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, क्रोमोसोम का जो वहां पर क्रोमोसोम की जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वेरिएशन आ गया, यानी इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम, ठीक है। इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर डेवलप होता है, ठीक है। अब इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम मतलब कई डिसीजेस एक ही व्यक्ति में पाई जाए, मल्टीपल डिसीजेस, ठीक है। और इन मल्टीपल डिसीज के कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, उसे बोलते हैं इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम, अस्थिर, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्रोमोसोम की न्यूमरल जितनी भी एबनॉर्मलिटीज होती है ये भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों, मोनोसोमिक, ठीक है, और ट्राइसोमिक। मोनोसोमिक का मतलब होता है दोस्तों कि नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर के क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम का अब्सेंस होना, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं ना, उस ऑटोसोम्स में से 2 पेयर होता है, उस पेयर में से एक पेयर गायब हो गया, ठीक है, यानी एक उसमें से गायब हो गया, यानी 22 में से 21 पूरा है लेकिन 22 में केवल एक पेयर है, मतलब एक ही है, पेयर नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन को डेवलप होता है, उस कंडीशन को जो क्रोमोसोम का अब्सेंस होना होता है उसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब इसी का विपरीत जो सबसे कॉमन आजकल डाउन सिंड्रोम नजर आता है ना आपको, ट्राइसोमी होता है, यानी सेल के नॉर्मल पेयर के क्रोमोसोम के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, वहां पर क्या था टर्नर सिंड्रोम में, एक कम हो गया, एक पेयर में से एक कम हो गया, वो सिंगल रह गया। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ट्राइसोमी, यानी एक पेयर में 2 होते हैं, यहां 3 हो गए,
ठीक है, यानी सेल में नॉर्मल पेयर के क्रोमोसोम के साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की उपस्थिति हो गई वहां पर, इससे ही हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना, ये मेरी मेहनत जाया नहीं जाए दोस्तों, इतना सिंपल वे में आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ आपका मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, और जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो शायद आपकी और मेरी बहुत बड़ी जीत होगी दोस्तों, याद रखिएगा। लास्ट बात करते हैं दोस्तों आज की, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डिसऑर्डर हो रहा है आजकल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर भी एक प्रकार से दोस्तों जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में म्यूटेशन कॉज हो रहा है, और ये म्यूटेशन नॉन क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए का क्रोमोसोम से कोई लिंक नहीं, ठीक है, याद रखना, नॉन क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए याद रखना, कीम्स साइरिस सिंड्रोम, KEAMS, कीम्स साइरी, SAYRE, कीम्स साइरिस सिंड्रोम आजकल का फॉरेन में डेवलप होने वाला सबसे बड़ा सिंड्रोम है दोस्तों। एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, हिंदुस्तान में भी होने लग गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखना, एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि मायोपैथी, याद रखना, मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, ओक्यूलर मसल्स के पैरालिसिस के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, याद रखना, सब साथ में पाए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं कीम्स साइरिस सिंड्रोम, ठीक है। एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, अर्थात मसल्स का, नर्व का जो कनेक्शन होता है जिससे ये नर्व है ये मसल्स को स्टिमुलेट करेगी तभी मसल्स काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिसऑर्डर हो रहा है ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, और इसमें इसीलिए मायोपैथी यानी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट, कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की मसल्स का इन्वॉल्वमेंट, और आपका ओक्यूलर मसल्स के पैरालिसिस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन के रूप में आपके सामने आ रहा है। और यही कारण है आज की वर्तमान परिस्थिति में आप कई पेशेंट को देखोगे चलते चलते मर जाते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये भी याद रखना, लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी रेटिना का डिजनरेशन है, विजन के लॉस के द्वारा कैरेक्टराइज हो रहा है, और आज की वर्तमान परिस्थिति में मैक्सिमम लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी, खासतौर से B12 की डेफिशिएंसी आपको देखने को इसीलिए मिल रही है, और इसी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, या हम सीधे कह लें सारे विटामिन की न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण अभी जितने भी लोग हैं ऑप्टिक न्यूरोपैथी के लेवल पर, रेटिना के डिजनरेशन के लेवल पर, विजन के लॉस के द्वारा कैरेक्टराइज होते हुए नजर आ रहा है। ये सब आपकी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए डिसऑर्डर के कारण हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सेल के अंदर मॉलिक्यूलर मोशन को, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, और ये कारण है कभी आप खा रहे हो तो खूब खा रहे हो, कभी खा ही नहीं पा रहे हो, है ना। आप शाम को 5 बजे खा रहे हो, सुबह 12 बजे खा रहे हो, कितना गैप हो गया, है ना। आप न्यूट्रिशन को प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो, एनर्जी को डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे हो, और मेंटल टेंशन जमाने भर का, यार ये फीस का पैसा, अरे यार ये करना, बीमार, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस का डिस्टर्बेंसेस होना होता है, और उस कंडीशन में डायरेक्टली या तो न्यूट्रिशन के बिहाफ पर एंडोक्राइनल या फिर नर्वाइन बिहाफ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, पूरा नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाता है, और उसी की वजह से आपका जो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस चलता रहता है, नॉर्मल बैलेंस चलता रहता है, वो ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए कई हद तक आप खुद जिम्मेदार है, और कई हद तक वातावरण जिम्मेदार है, एटमॉस्फेयर जिम्मेदार है, जिसके कारण पॉल्यूटेड कंडीशंस में हम लोग जीते हैं और मिलावट के खा रहे हैं, सारी चीज, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो बताने के आगे वन बाय वन बताते चले जाऊंगा, जो आप लोगों के लिए काम की होगी। आज हम यही रखते हैं दोस्तों, यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। बाप रे, इतने सारे हो गए।
जी विनोद सर, डॉक्टर विनोद सर, विनोद सर, विनोद सर, गुरुदेव, विनोद सर, अली सर, अली सर, जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर तो आज आपने शाटिका का बहुत शानदार दिया और ये जो डीएनए का जो आपने डिस्कस किया कमाल का है। जी सर, धन्यवाद। सर आपसे एक चीज पूछना थी मुझे कि मैं आपका म्यूट हो गया अली सर। अली सर म्यूट हो गया, हाँ आप म्यूट बोलिए। हाँ आप बोलिए। जो मतलब एक पेशेंट है उसका किडनी फेलियर हो गया, उसका 3 हफ्ते में 3 उसकी डायलिसिस होती हैं। जी तो फिर म्यूट हो गए सर आप। पेशेंट को तो उसका जो है अभी मैंने टेस्ट कराया तो उसका जो क्रेटिनाइन था वो 9 पे पहुंच गया। जी सर, प्रोटोकॉल मैंने बता रखा है ना, आप इसको यूज कीजिए फ्रीक्वेंटली। इस पे 6 से 8 बार दीजिए आप। S5L1Y, ठीक है, जी D5 में, जी S6C6Y D5 में, है ना, और साथ में Ven2G को आप D6 में, या ऑर्गेनो बूस्टर C17 को D6 में या D5 में दीजिए। आप कंटिन्यू दीजिए फ्रीक्वेंटली, ठीक है, और S6 का 1000 दीजिए, और 15 दिन बाद फिर मुझे बताइए। ठीक है सर। ठीक है मैं हाँ बिल्कुल। अब जी। ये एक्चुअल में जी अजीत विश्वास सर, डॉक्टर अजीत विश्वास सर, डॉक्टर जगदीश चौहान सर, डॉक्टर जगदीश चौहान सर, आप लोग शार्ट में बताइए ताकि हम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ज्यादा लंबा ऑडियो करने में आपको काफी दिक्कत आएगी। डॉक्टर जगदीश चौहान सर, डॉक्टर राजेश कुमार विश्वकर्मा जी, डॉक्टर राजेश कुमार विश्वकर्मा जी, डॉक्टर राजेश कुमार विश्वकर्मा जी, अजय प्रताप बाथम सर, अजय प्रताप बाथम सर, Power on. You plug into their body. The device is there. अजय प्रताप बाथम सर, Does 650. अजय प्रताप बाथम सर, बाथम सर, बाथम सर। चलो दोस्तों, क्या है, कुछ साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं।